आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग मॉडल सेट 2 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और क्वेश्चन है 15, फुल मार्क्स है इसका 100। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल सेट का है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बुक कीपिंग। फादर ऑफ बुक कीपिंग पुस्तक पालन के जन्मदाता हैं, तो कौन सा है बताइए। फादर ऑफ बुक कीपिंग लुकस पेसियोली, ऑप्शन नंबर सी लुकस पेसियोली। सेकंड क्वेश्चन है पुस्तक पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई है बताइए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1494 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट लायबिलिटी, यानी निम्न में से कौन सा चालू दायित्व है बताइए। करंट लायबिलिटी कौन सा है, कैपिटल है या क्रेडिटर है या डेटर है या लैंड है। तो देखिए कैपिटल ना है, डेटर भी नहीं है, लैंड भी नहीं है, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमें पूछा गया है, करंट लायबिलिटी कौन सा है तो क्रेडिटर। यहाँ पे यदि पूछा जाता है करंट एसेट्स कौन सा है तो करंट एसेट हमारा डेटर। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कह बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स, व्यवसायी का अस्तित्व धारणा का अर्थ है कौन सा है तो बताइए। सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, व्यवसायी का अलग अस्तित्व है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोहरा पहलू धारणा के अनुसार, ठीक है, एज पर ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कौन सा इसमें से सही है बताइए। कर परचेज इक्वल टू सेल, परचेज इक्वल टू सेल, या फिर कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट, तो ऑप्शन नंबर बी ये हम लोग का आंसर है। कैपिटल प्लस एसेट्स ये गलत है, ये नहीं सही है। और नेक्स्ट है कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एसेट, ये भी नहीं है, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, रोकड़ प्रवाह विवरण है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ये रोकड़ प्रवाह। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कौन सा स्टैंडर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बताइए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लेखांकन नकदी आधार के अंतर्गत व्ययों का लेखा किया जाता है बताइए, यानी अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, कौन सा बेसिस होगा तो ऑन पेमेंट बेसिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। बताइए जब कोई व्यापारी नगद माल बेचता है तो वह ग्राहक को देता है, क्या देता है बताइए। क्या देता है कैश मीमो, डेबिट नोट नहीं होगा, क्रेडिट नोट नहीं होगा, चेक भी नहीं होगा, तो क्या होगा कैश मीमो देता है। जब कोई व्यापारी नगद माल बेचता है तो वह ग्राहकों को देता है, क्या देगा कैश मीमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है बताइए। एसेट्स प्लस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है एसेट्स प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी, ये भी नहीं होगा। लायबिलिटी माइनस कैपिटल इक्वल टू एसेट्स, नहीं ये भी नहीं होगा। तो हम लोग को एसेट्स में लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा कैपिटल, ये हम लोग का आंसर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज अप्लीकेबल टू, मतलब कौन सा डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर कौन सा गोल्डन रूल है, तो आपको पता है ये
जैसा कि ये पर्सनल अकाउंट है, ओके, पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजनामांचे में लेखा नहीं किया जाता है, रोजनामांचे में लेखा नहीं किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या बोथ दोनों या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बताइए, ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा जर्नल में रिकॉर्ड, कौन सा एंट्री को नहीं रिकॉर्ड करते, तो ट्रेड डिस्काउंट को नहीं रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है, कैश बुक इज, रोकड़ बही है, क्या है, कैश बुक क्या है, तो एक सब्सिडरी बुक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सब्सिडरी बुक है, सहायक बुक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, विक्रय बही में लिखा जाता है, इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड फॉर, विक्रय बही में लिखा जाता है क्या, सेल्स ऑफ गुड्स, ऑल क्रेडिट सेल, ऑल कैश सेल्स, ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो ये सेंटेंस पूरा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष बताता है, व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट शेष बताता है, क्या बताता है, अमाउंट पेबल, अमाउंट रिसीवेबल, कैश इन हैंड या बिल्स रिसीवेबल। तो ऑप्शन नंबर ये क्या बताता है, अमाउंट पेबल। नेक्स्ट है 15, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसे घटाया जाएगा, ठीक है, जब रोकड़ बही के अनुसार शेष दिया गया हो तो निम्नलिखित में से किसे घटाया जाएगा, बताइए। तो कौन सा आंसर होगा इसका, बैंक कमीशन, ठीक है, बैंक कमीशन। ये हम लोग का नहीं होगा, ना बी होगा ना सी होगा। बैंक द्वारा लाभांश की वसूली यानी डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। और ऑप्शन नंबर बी क्या था, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ये नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करिए, क्वेश्चन क्या है, कर व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड। तो डिडक्ट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हमको बैंक कमीशन, क्या बैंक कमीशन, जो बैंक कमीशन चार्ज करती है वो हम लोग का अमाउंट डिडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट ओल्ड यूजुअली हैव अ डेबिट बैलेंस, इनमें से किस खाता का शेष साधारण जमा शेष होता है, तो क्रेडिटर होगा या कैश होगा या कैपिटल होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट का यूज़ करिए, कमेंट बॉक्स का आप यूज़ करिए, कमेंट में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स का कमेंट जरूर यूज़ करिए, ठीक है, बताइए इसका। तो ऑप्शन नंबर बी, ओके। क्या क्वेश्चन में है, कह रहा है इनमें से किस खाता का शेष साधारण जमा शेष होता है, तो कैश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट 17 है, खातों के शेष को हस्तांतरित किया जाता है, बैलेंस ऑफ द अकाउंट आर ट्रांसफर टू, मतलब कौन सा अकाउंट का किस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जो अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं, और सभी अकाउंट का लेज़र बनाते, चाहे कैश अकाउंट हो, मशीन अकाउंट हो, है ना, ट्रेड अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट है जिसका बैलेंस हम लोग निकालते किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते, तो किस अकाउंट में, ट्राई बैलेंस में, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो ट्राई बैलेंस पे। क्वेश्चन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्राई बैलेंस आर, तलपट को बनाने की विधियां कितना है, तो सेट 1 में क्वेश्चन था, तो कौन सा मेथड है, टोटल मेथड एंड बैलेंस मेथड, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच होती है,
तो कहाँ पे जांच होती है, किस अकाउंट में बताइए? रोजनामांचा के द्वारा, तलपट के द्वारा, या लेजर के द्वारा, या नन ऑफ दिस? तो आपको पता है ट्राई बैलेंस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन, यानी क्रमागत लागत शेष पद्धति में ह्रास की राशि यानी किस वैल्यू पर हमेशा चार्ज होता है डेप्रिसिएशन? तो डिक्रीजिंग वैल्यू पर। ठीक है, एसएलए में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमेशा डिक्रीजिंग वैल्यू कर सकते हैं या फिर बैलेंस मेथड पर चार्ज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त होती है, यानी खाली कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है भूमि यानी लैंड, ऑप्शन बी है मशीनरी, ऑप्शन सी है गुडविल, और ऑप्शन डी है कोल माइंस। तो खाली कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, कोल माइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इज 25,000 एंड द ascribed value is 15,000, depreciation for second years at the rate of 10% per year under written down value method will be। देखिए अभी हम पीछे क्वेश्चन में देखे थे कि डेप्रिसिएशन जो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है किस वैल्यू पर चार्ज होता है? तो हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस पर, यानी बैलेंस वैल्यू पर चार्ज होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि आखिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना होगा। 22,600 है, बी नंबर में है 22,680, और ऑप्शन सी है 23,500, और डी में है 2,35,000। तो कहीं ना कहीं एक जीरो यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पे 23,500 होना चाहिए। आइए हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए कितना है, 2,50,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2,50,000। 2,50,000 में से हम लोग अस्क्राइब वैल्यू को माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस होगा बताइए? 15,000 को माइनस कर देंगे, 15,000 को माइनस कर देंगे कितना होगा बताइए? 2,50,000 में 15,000 को माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा बताइए? तो 2,35,000, 2,35,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,35,000। अब इस वैल्यू पर हमें डेप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज करनी है? तो 10%। वैसे यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का बताया है, तो इसे फर्स्ट ऐसे क्वेश्चन में या मिसिंग है कुछ। तो देखिए फर्स्ट ईयर का हम लोग चार्ज करते तो कितना आएगा? 23,500। ठीक है, 23,500 आएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रास लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होती है? तो करेंट एसेट पर, फिक्स एसेट। तो ये सेट 1 में क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी, फिक्स एसेट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। नए आविष्कार के कारण पुरानी संपत्ति का बेकार हो जाना कहलाता है अप्रचलन। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? ये अप्रचलन। क्या कहलाएगा? अप्रचलन। ये 25। घटते हुए शेष विधि से ह्रास की गणना की जाती है। अकॉर्डिंग टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखें क्या था, कह रहा घटते हुए शेष विधि से ह्रास की गणना की जाती है तो ओरिजिनल कॉस्ट पर या रिटेन डाउन वैल्यू पर। तो आपको बताया भी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हमेशा किस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? तो रिटेन डाउन वैल्यू पर, ऑप्शन नंबर बी। और एसएलए मेथड जब भी होगा, एसएलए फर्स्ट सेट में क्या बताए थे कि जब भी वहाँ पे एसएलए मेथड होगा या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड होगा तो हमेशा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज होगा।
यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। यानी 1 ईयर का जितना डेप्रिसिएशन होगा हर एक साल उतना ही डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। 26, आइए कह रहा बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है। ये सेट 1 में ये भी क्वेश्चन था। बिल स्वीकार करने वाले को कहा जाता है ड्रॉवर या ड्रॉवी, तो ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉवी। 27, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायत दिन के रूप में दी जाती है? बताइए, रियायत के रूप में कितने दिन दी जाती है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, 3 दिन का रियायत दिया जाता है। हाउ मैनी डेज आर अलाउड आर डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ अ बिल? तो कितना दिन का दिया जाएगा रियायत? 3 डे का। 28 नंबर, आकस्मिक छुट्टी होने पर परिपक्वता की तिथि होती है। बताइए नहीं, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट कब होगा? तो नेक्स्ट डे होगा, जस्ट उसका अगले दिन, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, दे तिथि को बिल का भुगतान ना होना कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए, जिस डेट को बिल लिखा गया अगर यदि उस डेट में कैश में कन्वर्ट नहीं होता है बिल, तो क्या कहलाएगा? डिजोनर। क्या कहलाएगा? डिजोनर। चलिए 29 हो गया। 30, ए बिल रिसीबल इज अ, पर्याप्त बिल है, क्या है? करेंट एसेट है, करेंट लायबिलिटी है, फिक्स एसेट है या इंटेंजिबल एसेट? तो ऑप्शन नंबर ये क्या है? करेंट एसेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, वित्तीय विवरण में सम्मिलित है, बताइए कौन कौन सा है? वित्तीय विवरण में कौन कौन सा सम्मिलित है? तो ट्राई बैलेंस नहीं शामिल है, प्रॉफिट है, लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे बी और सही, बी और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, व्यापारिक खाता में नाम के अधिक को कहते हैं, यानी द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? बताइए। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट शेष को, यानी वो भी अधिक अधिक अमाउंट आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ग्रॉस लॉस कहते हैं। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पार्ट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस कर रहा है, तो डेबिट यानी लॉस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 33, क्या है? प्रारंभिक व्यय अंशों के निर्गमन पर बट्टा आदि उदाहरण है, यानी प्राइमरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इट आर एक्सपेंसेस ऑफ, यानी लिक्विडिटी एसेट है या फिर क्षय संपत्ति है, वेस्टिंग एसेट्स है या फिक्टिनियस एसेट है या फिर करंट एसेट है? बताइए। प्राइमरी एक्सपेंसेस चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है, एडवर्टाइजिंग है, ये फिक्टिनियस एसेट का पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी। 34 क्वेश्चन, विक्रय और वितरण व्ययों में शामिल नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डू नॉट कंप्राइज ऑफ, बताइए। विक्रय और वितरण व्ययों में शामिल नहीं है गोडाउन का रेंट या बैड डेब्ट्स या इंश्योरेंस ऑफ गुड्स
या कैरेज इनवर्ड? बताइए, आप लोग जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स का कमेंट आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है? कमेंट बॉक्स का आप ज़रूर यूज़ करें, ठीक है? यदि आप साथ में अगर देख रहे हैं वीडियो को, तब कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए और कमेंट में जवाब बताइए कि 34 का आंसर क्या होगा। बताइए। विक्रय और वितरण व्यय में शामिल नहीं है, बताइए। चलिए, आप ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड। 35। देखिए, वेजेस एंड सैलरी इज डेबिटेड टू। मजदूरी और वेतन को डेबिट किया जाता है किस अकाउंट में? बताइए। इसका जवाब तो सही आना चाहिए। इसका जवाब सही आना चाहिए। बताइए, इसका जवाब क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में, या नॉन ऑफ दिस? बैलेंस शीट का तो पार्ट है ही नहीं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी नहीं जाएगा, ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी, ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है? चलिए, देखिए यहाँ पे अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 36 से लेकर 42 तक क्वेश्चन सॉल्व होगी चार्ट से। देखिए, समझिए क्या चार्ट में दिया हुआ, पढ़िए। करा, नीचे दिए गए तलपट के सूचनाओं के आधार पर प्रश्न संख्या 36 से प्रश्न संख्या 42 का उत्तर दे, ठीक है? आइए देखते हैं क्या क्या है। कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल है, ध्यान रखिएगा इसमें। ओपनिंग कैपिटल है 10,000, सॉरी, ओपनिंग कैपिटल है 40,000, स्टॉक है 10,000, ठीक है? ओपनिंग कैपिटल कितना है? 40,000, स्टॉक है, ओपनिंग है 10,000, ठीक है? कैश है 8,000, परचेज एंड सेल, ध्यान रखिएगा, परचेज का 30,000 है और सेल का 50,000 है, ठीक है? रिटर्न देखिए 3,000 और 1,000 है। अब 2 रिटर्न होता है, एक परचेज रिटर्न है और एक सेल्स रिटर्न है। बताइए, परचेज रिटर्न कौन सा है? परचेज रिटर्न कौन सा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 3,000 परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, या 1,000 परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न है, बताइए। चलिए, नेक्स्ट है, आगे क्या है? डेटर एंड क्रेडिटर 20,000 और 10,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी उसके पहले सैलरी है, सैलरी 11,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 है, रेंट है 5,000 और फर्नीचर है 6,000 का, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन 36, नेट परचेस निकालना है। नेट परचेज आइए यहाँ पे देखिए, नेट परचेज, तो परचेस में परचेस रिटर्न को माइनस कर देंगे तो परचेज नेट परचेस आएगा, ठीक है? परचेज देखिए यहाँ पे कितना बता रहा है, परचेस है 30,000, परचेस कितना है? 30,000 है, और माइनस कर देंगे उसमें परचेस रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है बताइए? देखिए, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ये परचेस होता है डेबिट और सेल्स होता है क्रेडिट, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। परचेस रिटर्न हो जाएगा क्रेडिट और सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट, ठीक है? तो परचेस रिटर्न देखिए वहाँ पे कितना बता रहा है, 1,000 है, ठीक है? तो परचेस कितना है? 30,000 है। परचेस कितना है? 30,000 है। 30,000 में से 1,000 को माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का आंसर 29,000 क्या आ गया? नेट परचेज, ठीक है? यदि हम लोग का नेट सेल निकालना रहे तो कितना हो जाएगा? देखिए, नेट सेल कितना, यानी सेल कितना दिया हुआ है? सेल है 50,000 और रिटर्न कितना है? 3,000। 50,000 में से 3,000 को माइनस कर देंगे
तो आइए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे नेट परचेस कितना है 29,000 ऑप्शन नंबर ये। और नेट सेल कितना है, कितना बताए थे, 50,000 में से 3,000 माइनस हो गया था, यानी 47,000। ठीक है, 47,000 ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 38। क्या है क्वेश्चन 38 में, यदि अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक 18,000 हो तो सकल लाभ कितना होगा, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज 18,000 देन ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। आप इसका फाइंड करके कंप्यूट करके आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका मैं से फाइंड कर दे रहे, बताइए। क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है, याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक 18,000 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है। ठीक है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या चाहिए सो याद रखिए। ओपनिंग स्टॉक है ना, जैसा कि ओपनिंग स्टॉक कितना है मेरा 10,000, ये डेबिट बैलेंस लिख रहे हैं। ठीक है, ये डेबिट का है, ये सॉरी डेबिट है। ये कितना ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट यानी 10,000। नेट परचेस हम लोग कितना निकाले थे, देखिए 30,000 था परचेस और परचेज रिटर्न 1,000, तो 29,000 नेट परचेस। ठीक है, अब नेट सेल कितना हो गया था, 50,000 में 3,000 माइनस कर दिए तो 47,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 18,000। ठीक है, एक यहाँ पे होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताइए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, देखिए थोड़ा मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 है, दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 है। ठीक है, चलिए इसको ऐड करिए टोटल और इसको माइनस कर दीजिए, 3 जीरो और 15 और 65,000, कितना आ गया 65,000। 65,000 में कितना माइनस करना है, इधर टोटल ऐड करिए 29,000 और 10,000, 39 और 42,000, कितना आ गया 42,000। 42 में यानी 65,000 में 42 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 2 यानी 23,000 आ जाएगा। कितना आएगा 23,000, 23,000। आइए ग्रॉस प्रॉफिट को देखिए 23,000, कौन सा क्वेश्चन है 38, कितना आ गया 23,000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 39 क्वेश्चन आइए, रिजर्व ऑन डेटर्स 5%। याद रखिएगा डेटर कितना क्रिएट होगा 5%। डेटर है कितना, देखिए यहाँ पे डेटर, देखिए डेटर और क्रेडिटर, डेटर है 20,000 और क्रेडिटर है 10,000। तो डेटर 20,000 में 5% क्रिएट होगा रिजर्व, 2 जीरो और 5 दूना 10, 1,000 आ गया। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10%। आइए देखिए डेप्रिसिएशन यानी फर्नीचर है कितना, फर्नीचर है 6,000। 6,000 पर 10% चार्ज करेंगे
तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कौन सा है 600, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 41 क्वेश्चन क्या है 41 में, देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी सो इन, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस विल बी सो इन मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखाया जाएगा, कहाँ पे शो होगा, किस अकाउंट में शो होगा, क्या ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में, या नॉन ऑफ, या फिर इन इनकम, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक्सपेंसेस तो दिख रहा है, ये खर्च आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली खर्चा है नहीं आपका। यहाँ पे पहले वर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या हो रहा है, एडवांस। प्रीपेड का मतलब क्या है, एडवांस। अब बताइए, अगर आप एडवांस पैसा जमा कर रखे हैं तो क्या आपका वो खर्चा है, खर्च हो चुका है? नहीं, खर्च नहीं हो चुका है। जब आप मान के चलिए आप ट्यूशन फी एडवांस दिए हैं और जब तक आप उस फी का यूज़ नहीं किए हैं तब तक वो आपका खर्चा नहीं कहलाता है। ठीक है, तो ये एडवांस आपके लिए खर्च नहीं है। यदि खर्च रहता तब आप ट्रेडिंग अकाउंट में चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ये आपका एडवांस है तो एडवांस खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में। चलिए एसेट्स है, ये कंपनी के लिए क्या है, एसेट्स है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडवांस एक्सपेंसेस रहे या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए 42 नंबर। अब देखिए यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे भी ना ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं शो होगा। ठीक है, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी आपका बकाया पैसा है, तो ये ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। देखिए यहाँ पे बता रहा है, तो देखिए पहला यहाँ पे कह रहा है इन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। थोड़ा देखिए बैलेंस शीट ही बता रहा है लेकिन किस साइड में शो होगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए बकाया पैसा है, तो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो किस बैलेंस शीट का किस साइड में शो होगा, तो लायबिलिटी साइड में शो होगा। ठीक है, 42 का ये। 43 नंबर क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए, समझिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन जो सेट बनेगी, नेक्स्ट सेट, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट रहता है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन रहे या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करिए, समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइड टू बी द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? बताइए। इसका तो बहुत सिंपल जवाब है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेट 1 में सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा उसका फुल फॉर्म, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, बताइए इसका क्या होगा, कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में प्रयोग होते हैं? बाइनरी पद्धति में प्रयोग होते हैं। 42, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण कहा जाता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो हम बहुत अच्छे तरीक़ा से अंडरस्टैंड किए होंगे और जानते होंगे। जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आप लोग एक्चुअल क्या है ना कि कमेंट बॉक्स का यूज़ नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग में ये भी कमी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, हम जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव चीज़ अपलोड करेंगे आप ही से रिलेटेड रहेगा, तो ये आप तक बहुत जल्द मतलब फास्ट पहुंचेगी, और फास्ट पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही जाएगा, आएगा आपका मोबाइल जब भी खोलेंगे तो पहुंचेगी वीडियो, और इसका लाभ तो आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो ही जाएगा ना। तो आप सब्सक्राइब करिए, इससे आपको थोड़ी कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। सब्सक्राइब करने से आपका क्या नुकसान है, आपका तो बल्कि फ़ायदा है।
ठीक है, हम लोग मेहनत करके डाल रहे हैं, हम लोग को मतलब मोटिवेट होते हैं कि चलो हम लोग इतना मेहनत करके अगर वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप कमेंट करिए ठीक लगा, और यदि किसी तरह का आपको लगता है कि नहीं हम किसी चीज़ में सुधार करें तो आप कमेंट बॉक्स में कहिए, बताइए कि हम आपके लिए सुधार करें, किस चीज़ को सुधार करें। ठीक है, चलिए 46 नंबर। अच्छा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर उपकरण है ना? सॉफ्टवेयर तो आप जान रहे हैं, जिसको इनटेंजिबल एसेट होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इनटेंजिबल एसेट होता है, जबकि हार्डवेयर टेंजिबल एसेट होता है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो बताइए प्रिंटर, प्रिंटर हो गया, डेटाबेस हो गया, और वर्ड प्रोसेसर हो गया। तो ये सब जो है ना सॉफ्टवेयर है, ये सब हम लोग का नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं पूछा है, हार्डवेयर पूछा है, तो प्रिंटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच कार्ड। आप तो इसको बहुत ही अच्छे तरीक़े से जानते होंगे। पंच कार्ड एक क्या बताता है, हिंदी में लिखा है, एक इनपुट उपकरण, इन इनपुट डिवाइस या फिर आउटपुट डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दिस। तो एक क्या बता रहा है, पंच कार्ड जो है एक इनपुट उपकरण है, इनपुट डिवाइस है ना। इनपुट करिए पैसा निकलेगा। 47 नंबर, व्यवसायिक कार्यों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? व्यवसायिक कार्यों में कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है? विच लैंग्वेज इज यूज फॉर बिजनेस ऑपरेशंस? बताइए, बेसिक या कोबोल? ये वाला होता है कोबोल, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे कोबोल। ठीक है, 47 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, कोबोल। ठीक है, ओके। देखिए आप लोग जुड़े रहते हैं ना साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से इसको स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए 48, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, है ना। सेट 1 में जस्ट इसका उल्टा था, वहाँ पे पूछा गया था कि कितने बाइट बराबर कितने बीट बराबर 1 बाइट होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आंसर क्या था, 8 बीट मिलकर। ठीक है, 8 बीट मिलकर 1 बाइट तैयार होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 1 किलोबाइट में, अब किलोबाइट पूछ रहा है, यानी 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। अब किलोबाइट पूछ रहा है तो कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट होते हैं, तो 1024। ठीक है, किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो टोटल 1024 बाइट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, गोदाम में आने जाने वाले सभी माल का रिकॉर्ड रखने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? बताइए, फिर से पढ़ दे एक बार क्वेश्चन। गोदाम में आने जाने वाले सभी माल का रिकॉर्ड रखने वाला सॉफ्टवेयर है, यानी द सॉफ्टवेयर दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग गुड्स इन द स्टोर इज। बताइए क्या होगा। 49 क्वेश्चन है, बताइए क्या नाम है सॉफ्टवेयर का? स्टॉक नियंत्रण। चलिए यही हो जाएगा, स्टॉक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ये। 50 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए। कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन प्रपत्र शुद्धता तथा शीघ्रता से तैयार करने वाला सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? बताइए, यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य खाताबही, जनरल लेजर, या कंट्रोल इन्वेंट्री कंट्रोल, अकाउंट रिसीवेबल, या वेतन लेखांकन। लास्ट जो ऑप्शन नंबर डी है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।